Examples: chondrichthyes, shark, डॉगफिश, इसे स्कॉलियोडॉन कहते हैं, स्कॉलियोडॉन। बायोलॉजिकल नेम है। टायरागॉन, ट्राइग है ना, सॉरी, नॉट टायरा। ट्राइगॉन, टॉर्पेडो, एटसेट्रा। ऑस्टिक्थाइस, रोहू, कतला, मृगला, डबल ई एल, इल, देन बेट्रैकस, एटसेट्रा। जो है बुक में वो तो रखिएगा ही, कुछ एक्स्ट्रा जो हो गया उसको भी रखिएगा। वो नाम है जो बड़े कॉमन होते हैं, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें। ऐड टोटल नहीं किए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब जुड़ के एक बार में मार्क्स आता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं कमेंट्स नहीं दिए, कुछ लोग, कुछ क्वेश्चन सबका ऐसा है जिसमें एक आध में कमेंट मिसिंग, और पीछे वाला जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसको बहुत अच्छे से सजा के लिखने का कोशिश आप लोग नहीं करते हैं, जैसे तैसे। अरे एक्स्ट्रा पेज मिलता है ना, एक्स्ट्रा पेज में आइए, टाइम थोड़ा इंप्रूव कीजिए। बेट्रैकस, BATTRACHUS, बेट्रैकस, हो गया। आगे बढ़े, ऊपर वाला हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग क्लास। अच्छा, अब तो सुपर क्लास आएगा ना, सुपर क्लास टेट्रापोडा, और इसको बांटा गया है क्लास 1 एम्फीबिया, 2 कहा, बेट्रैकस, BATTRACHUS, बेट्रैकस,
सीरियल नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 एब्स एंड क्लास नंबर 4 मैमेलिया। हम लोग एम्फीबिया से शुरू करते हैं। अब देखिए, क्लास एम्फीबिया, जनरल प्रॉपर्टीज। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, ये सब बताने का कोई खास जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये सभी कॉर्डेट है। कॉर्डेट का प्रॉपर्टी जब बता चुके हैं हम लोग, देख चुके, पढ़ चुके, तो नेचुरली वहां तक के सारे प्रॉपर्टीज तो इसमें आएंगे ही। और उसके बाद फर्दर एलाबोरेट करते हुए हम लोग वर्टिब्रेट का प्रॉपर्टी देखे तो वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें आएंगे। अब वर्टिब्रेट प्रॉपर्टीज में क्या क्या इसमें स्पेशल है, क्या डिफरेंस है, या कहां पे ये अलग हो जाता है पाइसेस से, उस पे हम लोग को फोकस करना है। सीरियल नंबर 1, बॉडी इज वेल डिवाइडेड into head and trunk. It has skin made of epidermis. Skin is moist without scale. Secretory glands are present. फिशेस यानी पाइसेस से क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है, देखिए। इसका स्किन एपिडर्मिस, वहां पे भी एपिडर्मिस का ही बना है, लेकिन स्किन इज मॉइस्ट। एक मॉइस्चर का लेयर, वाटर का लेयर हमेशा बॉडी के ऊपर मेंटेन रखता है, और इसमें स्केल्स नहीं होते। याद कीजिए, कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टिक्टाइस दोनों में देखे हैं हम लोग, स्केल्स होते हैं। कॉन्ड्रिक्टाइस में ग्लेनॉइड और उस वाले में साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होते हैं। तो इसमें स्केल लेस बॉडी है, इसके बॉडी पर स्केल नहीं होते। और क्या है, इसके बॉडी पे सिक्रेटरी ग्लैंड्स मिलते हैं। दरअसल ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए सिक्रीशन करते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस आएगा, एक ग्रुप है, वो है टोड का। टोड के स्किन ड्राई होते हैं, पर उस ड्राई स्किन पे अटैक कर सकता है माइक्रोब्स, है ना। तो इसलिए पैथोजन फ्री रखने के लिए स्किन को, उसके भी स्किन पर ग्लैंड्स होते हैं, और वो एंटीबैक्टीरियल मटेरियल्स सिक्रीट करते रखते हैं। तो इसलिए कई बार यही जो क्या कहते हैं एंटीबैक्टीरियल मटेरियल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है टोड्स के, कई बार यही पॉइजन ग्लैंड्स बन जाते हैं। बहुत सारे टोड्स ऐसे हैं जिसमें ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स पॉइजन ग्लैंड्स हैं, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन्स ये टोड्स के कुछ प्रजाति हैं जो कि सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। बहुत डेंजरस होता है। सो दिस इज ए वेरिएशन फ्रॉम द फिशेस। सीरियल नंबर 3, they may or may not have tail and limbs.
यानी कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें टेल नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें लिम्स यानी आगे और पीछे के पैर नहीं होंगे। जैसे इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं, क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना एम्फीबिया का, क्लास हो गया एम्फीबिया, 3 ऑर्डर में बांटा हुआ है। कौन कौन सा बोलिए? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। बोलिए। हाँ, यूरोडेला, एपोडा एंड एन्यूरा। एन्यूरा होते हैं टेललेस प्लस लिम्स, 4 लिम्स होते हैं। एपोडा लिम्बलेस प्लस टेल, इसमें टेल होता है। और यूरोडेला लिम्स प्लस टेल। तो ये इनके ऑर्डर वाइज क्लासिफिकेशन का एक मेथड भी आप कह सकते हैं कि जो यूरोडेला है इनमें लिम्ब और टेल दोनों होंगे, 4 लिम्स होते हैं, 4 पैर। एपोडा में पोडा यानी पैर, ए लग गया यानी एब्सेंट, तो इसमें लिम्स नहीं होते लेकिन टेल अवश्य प्रेजेंट होगा। और एन्यूरा, इसमें टेल नहीं होता लेकिन लिम्ब होता है। यहां तक नोट कीजिए। Serial number 4. They spend their life on both soil and in water, and so they are named as amphibians. ये एम्फीबिया, एम्फीबियंस, एम्फी मतलब बोथ, बियंस लाइफ फॉर्म, यानी दोनों जगह ये लाइफ शेयर करता है, दोनों जगह ये रहता है। अपने जीवन काल के कुछ हिस्से जमीन पर बिताता है, कुछ हिस्से पानी में जरूर से बिताता है। क्या इस तरह का कोई प्लांट है? क्या कोई प्लांट का ऐसा कोई डिवीजन है? ना ना, वो नहीं। पानी में से उठ के जमीन पे आता है या उसके जीवन का कुछ हिस्सा जमीन पे बिकता है, वो दलदल में ही रहता है। और पिचर प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म है। ब्रायोफाइटा, एम्फीबियन प्लांट बताए थे ब्रायोफाइटा। तो सीरियल नंबर 5, they have well developed
digestive, respiratory, circulatory, excretory, endocrine, nervous systems. Digestive, mouth plus other accessory organs are present. Anus opens into a pouch like structure called क्लोआका. यानी इनके एनस डायरेक्टली बाहर नहीं खुलते, क्लोआका में रिसीव होता है. यहां जोड़ दीजिएगा रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम्स. एक्सक्रीटरी, a pair of kidney is there, has opening ureters open into cloaca. Reproductive system, sexes are separate. Gamete carrying tubes are present, open into cloaca. Noted by. So, cloaca serves as a common opening for digestive, excretory and reproductive systems. डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का कॉमन ओपनिंग की तरह क्लोआका बिहेव करता है. और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर की ओर निकलता है. इससे आप समझ सकते हैं कि इसके पास एक कॉमन ओपनिंग है क्लोआका, जिसके थ्रू ये सिस्टम्स बाहर की ओर खुलते हैं, जो कि मैमेलियन फीचर नहीं है. मैमल में डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पॉइंट एनस अलग होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है ना यूरेथ्रा अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग है बाहर की ओर वो अलग होता है. इनमें ये कॉमन ओपनिंग की तरह सर्व करते हैं. ऊपर का मिटा सकते हैं. अच्छा, पहले नोट कर लीजिए.
ओके सीरियल नंबर कितना था ये? 6 था ना? नाउ कम टू सीरियल नंबर 7. Respiratory system well developed, gaseous exchange can be through lungs, pulmonary breathing, through skin, cutaneous breathing, through buccopharyngeal surface. बक्को यानी बकल कैविटी, और बकल कैविटी कहते हैं किसको? तो माउथ को. फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स. तो जब ये मुंह खोलता है तो माउथ का इनर वॉल और फेरिंग्स एयर को एक्सपोज हो जाते हैं, और उस सरफेस के थ्रू भी इन एनिमल्स के गैसेस एक्सचेंज होते हैं. तो इसीलिए इसे कहते हैं बको फेरिंजियल ब्रीदिंग. इनमें होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं, लेकिन लंग एंड क्यूटेनियस डेफिनेटली रहेंगे. और याद रखिए, पल्मोनरी ब्रीदिंग किसे कहते हैं? थ्रू लंग्स. और क्यूटेनियस ब्रीदिंग स्किन. यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना है, जो कि फिशेस का मोड ऑफ ब्रीदिंग है ना, मोड ऑफ गैसेस एक्सचेंज. और फिशेस के गैसेस एक्सचेंज का माध्यम कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं? ये कोई नहीं बोल रहा. या तो गिल्स हैं, मतलब गिल स्लिट्स हैं, या गिल फिलामेंट. तो दोनों गिल्स ही हैं, बस ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से है. ठीक है, सजावट अलग है, पर है वो गिल्स. तो जिनमें गिल ब्रीदिंग होता है, इसे नोटेड बाय में लिखेंगे, नोटेड बाय दोज डूइंग गिल ब्रीदिंग like fishes have branchial breathing. और बहुत बार इसी को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन और उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं. ठीक है, मीनिंग इज द सेम. ये याद रखिएगा, इंटरचेंजेबली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वर्ड यूज होते हैं. दोनों कहने का एक ही मतलब है, एक ही तात्पर्य है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, पर बेटर टर्म है ब्रीदिंग, क्योंकि रेस्पिरेशन सेलुलर फेनोमेना है. एक सेल रेस्पायर करता है, पूरा बॉडी रेस्पायर नहीं करता. पूरा बॉडी क्या करता है? ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है. यानी हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं
वो गैसेस एक्सचेंज और है ना गैसेस ट्रांसपोर्ट करके सेल तक पहुंचाते हैं गैसेस को, और यहाँ पे गैसेस के नाम पे कौन होगा? ऑक्सीजन, उसे पहुंचाते हैं, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी बता चुके, नर्वस सिस्टम, ब्रेन इन क्रेनियम यानी स्कल, स्कल का एक हिस्सा है जहां ब्रेन रहता है, उसे क्रेनियम कहते हैं। हैज क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स हो गए नर्व्स गिवन आउट, यानी जो निकल रहे हैं, गिवन आउट फ्रॉम द ब्रेन। हैज स्पाइनल कॉर्ड, has spinal cord in vertebral column, has spinal nerves। ये है nerves given out यानी given rise from the spinal cord। और याद रखने वाली बात है कि इनके जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इन क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है 10 पेयर्स, ये याद रखिएगा। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी ब्रेन से 10 जोड़े क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। सेंस ऑर्गन्स, स्किन फॉर श्योर है, eyes a pair with eyelids and nictitating membrane, nictitating membrane। और इसके बारे में बता दें ये क्या चीज है? ए ट्रांसपेरेंट protecting membrane present over eyes covering it to protect it under water। तो स्किन हो गया, आईज हो गए, यहां तक पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग क्या गिरा? अच्छा, नेल। सीरियल नंबर 8 पे चल रहे हैं हम लोग। दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखे, उसके बारे में थोड़ा डील किए, डिस्कस किए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्किन हो गया, आई। स्किन कैसा सेंस ऑर्गन होगा? टच रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर इसमें है, और सेंसेशंस भी आते हैं इसमें। आईज हो गए फोटो रिसेप्टर, ईयर
ये साउंड रिसेप्टर है ना, और इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडिल ईयर प्लस इनर ईयर प्रेजेंट. External ear absent, it is visible as a membrane on head, lateral sides, called tympanic membrane. और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम और टिम्पैनम इज द ईयर ड्रम. तो इसके पास हमारे जैसे ये एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ऐसा नहीं होता. हमारा एक्सटर्नल ईयर एंड कहां करता है, कान के पर्दे पे, जिसे हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं. और ईयर ड्रम के लिए टर्म है टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो इसका कान सीधे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है. तो एक्सटर्नल ईयर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मिसिंग है, राइट. और इसके मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर होते हैं. सो दिस इज हाउ देयर ईयर सिस्टम या ऑडिटरी सिस्टम इज डेवलप्ड. Now the next, tongue is present and helps in catching prey. इनको शिकार करने में और फूड कैप्चर करने में इनका टंग हेल्प करता है. खासकर फ्रॉग का देखिएगा, इट इज बाइफर्केटेड, बीच से कटा हुआ होता है, और ये हाथ की तरह या होल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है. टंग से ये अपने फूड मटेरियल को पकड़ता है. उड़ता हुआ फ्लाई है, उड़ता हुआ इंसेक्ट है, उसको पकड़ लेता है और फिर निगल जाता है. दिस इज हाउ दे डू इट. ठीक है. एंड द नॉस्ट्रिल, ये एक्सटर्नल नेयर के रूप में प्रेजेंट रहता है फॉर स्मेल. सो दिस इज हाउ इट्स नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड. और इसके ये सेंस ऑर्गन्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो गया, मिटा दें. ये सीरियल नंबर 8 था. डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी देखना है. एक्सिटरी के बारे में बात हो गई, नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो गई. सीरियल नंबर 9, सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज टाइप. और क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो ये भी एक्सेप्शन नहीं, इसमें भी होगा. पहला इंफॉर्मेशन. दूसरा इंफॉर्मेशन, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 atria for receiving blood and 1 ventricle for pumping blood. और यही नोटेड वाई में डाल देंगे. पाइसेस
have two-chambered heart, one atrium, of course atrium हो गया सिंगुलर, और यहां एट्रिया लिखा हुआ है, एट्रिया ये हो गया प्लूरल। तो यही दोनों बात हो गई, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। तो इसके पास भी एट्रिया और वेंट्रिकल है, और फिशेस में भी एट्रिया और वेंट्रिकल है। अंतर देखिए, ये टू चेम्बर्ड है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, इसके पास दो एट्रिया एक वेंट्रिकल। ठीक है, तो एट्रिया है ब्लड रिसीव करने के लिए, और वेंट्रिकल है पंप करके पूरे बॉडी में ब्लड को फैलाने के लिए, ठीक है, सर्कुलेट करने के लिए। यहां तक पूरा कीजिए। क्लोज टाइप है, फिर हार्ट के बारे में बताए हैं थोड़ा सा, थ्री चेम्बर्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में देखें, टाइप्स हो गया, सेल्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। इसका आरबीसी होता है बाइकॉन्वेक्स। हम लोग जो आरबीसी पढ़े वो ह्यूमन का, और वहां क्या पढ़े, बाइकॉन्केव। ऐसा ह्यूमन के केस में ऐसा पढ़े, इसका है बाइकॉन्वेक्स, ऐसा। ठीक है, ओवल यानी अगर ये सेंटर है तो एक तो डायमीटर बड़ा और एक तो डायमीटर छोटा। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये ओवल का कंडीशन। ठीक है, न्यूक्लिएटेड, इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रखिएगा कि जहां भी आरबीसी दिखा वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को सैक्रिफाइस कर देता है। ऐसी बात नहीं है, ये केवल और केवल मैमेलियन कैरेक्टर है। मैमल के आरबीसी किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रखते। आपको पीछे जितने मिलेंगे, मैमल से पीछे जितने भी एनिमल्स मिलेंगे, वर्टिब्रेट्स मिलेंगे, सब के आरबीसी में न्यूक्लियस कहीं ना कहीं घुसा हुआ रहता है, राइट। सो this is the reason why mammals are most developed animal kinds in the all animal forms. This is the reason. Anyway, तो इसमें हर स्टेज पे, हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन मिलेगा, कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे जिनसे वो अपने पर्टिकुलर सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैमल में भी है, पर यहाँ ये मात खा जाता है थोड़ा सा, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई में उस लेवल का ऑक्सीजनेशन नहीं कर सकता जिस लेवल का ऑक्सीजनेशन हमारे अंदर हो सकता है। द रीजन इज दे हैव आरबीसी विथ न्यूक्लियस। एनीवे, आर्टरीज और वेन्स इसमें भी होते हैं, उतना डिटेल हम लोग जब फ्रॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे। डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी, और कोई खास इसमें नहीं, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन, ये होगा सीरियल नंबर 10। डायसियस,
यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है, एक एनिमल में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा, यानी मेल फीमेल दोनों फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट है। डायोसियस कहने का मतलब हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म exists। अब देखिए मैटिंग इसमें होता जरूर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। जब फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज क्लियर होगा कि मैटिंग होने के बावजूद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से मीट करने के लिए फीमेल के बॉडी के एंटर नहीं करते, दे आर spread into the water but in close vicinity so that the sperm cells can swim and reach the female gametes। तो पहला पॉइंट डायोसियस, दूसरा है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर, पानी की मदद से होता है, एंड सो and thus they lead aquatic life for reproduction। तो वाटर एज ए मीडियम वो यूज करता है मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट टू द फीमेल गैमेट तक हो सके, और इसीलिए इन्हें वाटर की आवश्यकता है। एंड दैट्स द रीजन कि ये एम्फीबियंस है, अपने जीवन का कुछ हिस्सा जरूर पानी में बिताएगा, अदरवाइज इसका स्पीसीज गायब हो जाएगा, और बहुत सारा हिस्सा जमीन पे बिताता है क्योंकि मेन फूड इसको सॉइल पर ही मिलता है। सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तीसरा, दे आर ओविपेरस, egg laying and development is indirect। larval stage is present। यहां तक पूरा कीजिए, तब तक नीचे मिटाएं, नीचे मिटा देना। तो हम लोग को आना है एग्जाम्पल। क्लास हो गया एम्फीबिया, ऑर्डर 1 2 3 यूरोडेला। एग्जाम्पल इच्थायोफिस, इसे हम लोग स्नेक वर्म भी कहते हैं, सॉरी यूरोडेला है ना, नॉट द इच्थायोफिस। सैलामेंड्रा, एपोडा, और इसका एग्जाम्पल है इच्थायोफिस। also called as snake worm। इसके पैर नहीं होते और रिंग कर चलता है। एन्यूरा,
और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, राना, राना टिग्रिना, राना पिपियंसिस एटसेट्रा। हाँ, टोड, बफो, एटसेट्रा। तो फ्रॉग कंपैरेटिवली ज्यादा एक्वेटिक है, ज्यादा समय पानी में बिताता है। टोड कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल ज्यादा है, ये ज्यादा समय जमीन पर बिताता है। यही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। और आप पहचानेंगे कैसे? फ्रॉग का बॉडी ग्रीन कलर का होता है, टोड भूरे रंग का, ब्राउन। तो आपको दीवार में इधर उधर छरपता हुआ, उछलता हुआ जो दिख जाएगा वो फ्रॉग नहीं, वो टोड है। हाँ, और वो जैसे ही उसके पीछे दौड़ेगा छड़प के पानी में भाग जाएगा। वो ज्यादा पानी में समय बिताता है, जमीन पर आता है भोजन पकड़ने। और टोड कंपेरेटिवली कम डरता है, उसको आप पकड़ सकते हैं, बट फ्रॉग नहीं पकड़ाएगा। अगर हाथ में पकड़ भी लिए वो स्लिप कर जाएगा कि उसका स्किन बहुत बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करता है फ्रॉग, इसलिए।